नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेक सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपने बीएफएम का यूनिट 6 का एमसीक्यूज़। तो कुल मिलाकर 50 से 60 एमसीक्यूज़ होंगे इस पार्टिकुलर यूनिट में। दोस्तों, लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने सीआईबी प्लान्स के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी, और इसमें आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेंगे: शॉर्ट नोट्स, मैकमिलन अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू चैप्टर वाइज और मॉड्यूल वाइज। दोस्तों, जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे एकदम सब कुछ टाइप मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके कंपाइलेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और टाइप प्लान भी है उनके लिए जिनका केवल एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, चाहे एवीएम हो, बीएफएम हो या रिटेल हो, या 2 सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद दोस्तों मैं अपने चैनल पे रिसेंटली लॉन्च किया हूँ फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल, जो कि बीएफएम का है। तो ये आपके सामने शेड्यूल है। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में ज़रूर अपियर होइए। अभी भी हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट अभी तक कंप्लीट किया है, बाकी अभी 14 मॉक टेस्ट और शेड्यूल्ड है हमारे इस चैनल के द्वारा। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सीआईबी मेड सिंपल करके, आप इससे जुड़ जाइए और अगले मॉक टेस्ट में ज़रूर शामिल हो। ये तो बीएफएम का रहा। और दोस्तों, एवीएम का मॉक टेस्ट का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये एक नॉमिनल प्राइस है ₹300 का, जो कि आपको देना पड़ेगा इस मॉक टेस्ट में अपियर होने के लिए। और ऑलरेडी हमने 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुका है। और यदि आप इस सभी को देना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। नंबर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को, यानी बीएफएम के यूनिट 6 के एमसीक्यूज़ पार्ट को। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेलर है किसी गुड का, उसने गुड्स को शिप कर दिया टाइम पे, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड एट द सम अदर डेस्टिनेशन, ठीक है। द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड एट सम अदर डेस्टिनेशन। तो देखिए क्या हुआ कि सेलर ने तो गुड्स शिप किया, ठीक है, टाइम पे, लेकिन मिस्टेक हो गया। तो गुड्स को जाना था यहाँ पे और चला गया यहाँ पे, ठीक है। ए पे जाना था, चला गया बी पे। तो दोस्तों, ये जो मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे रिस्क जो बायर को होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो बताइए इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग शिपिंग रिस्क। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग शिपिंग रिस्क बोलते हैं। तो 4 नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, द रिस्क दैट द बायर फेस। कौन रिस्क फेस कर रहा है? बायर फेस कर रहा है, रिलेटिंग टू द सेलर नॉट शिपिंग गुड्स आफ्टर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट। तो सेलर को, जो सेलर है दोस्तों, उसको एडवांस पेमेंट मिल गया, लेकिन वो शिप ही नहीं कर रहा है। तो बायर रिस्क फेस करेगा, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग सेलर रिस्क। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग सेलर रिस्क। तो जो रिस्क बायर फेस करेगा उसे सेलर रिस्क कहते हैं, और जो रिस्क सेलर फेस करेगा उसे बायर रिस्क कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द बायर, द सेलर मे फेस द सिचुएशन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, सच रिस्क इज कॉल्ड। तो दोस्तों क्या हुआ कि कोई ऑर्डर था सप्लाई ऑफ गुड्स का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन सेलर जो है एक सिचुएशन फेस कर सकता है कि बायर उसे एक्सेप्ट नहीं करे। तो ऐसे रिस्क को क्या कहेंगे? मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है, इसने गुड्स को भेजा इस पर, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या कि इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस वाला जो केस है, इसमें जो रिस्क होता है उस रिस्क को क्या कहा जाएगा? सेलर रिस्क, बायर रिस्क, मार्केट रिस्क या शिपिंग रिस्क। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सेलर सिचुएशन फेस कर रहा है तो वो बायर रिस्क होगा, तो 2 नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, सो सेलर फेस करता है बायर रिस्क को और बायर फेस करता है सेलर रिस्क को। द रिस्क राइजिंग ड्यू टू इंटरमीडिएटरी इन इंटरनेशनल ट्रेड लाइक शिपिंग कंपनीज इज कॉल्ड। तो शिपिंग कंपनीज जो रिस्क फेस करती है उसको क्या बोलते हैं? बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों, जो रिस्क इंटरमीडिएटरी फेस करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे कि शिपिंग कंपनी हो, तो उसे हम लोग शिपिंग रिस्क कहते हैं। सो वी कॉल इट शिपिंग रिस्क, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डज नॉट लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहला है शिपमेंट रिस्क इज बेस्ड ऑन वन फैक्टर ओनली, दैट इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ शिपिंग कंपनी। ये फॉल्स है। फिर पूछ रहा है कि सही नहीं है, सेलर रिस्क ऑल्सो राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय द सेलर। तो दोस्तों यदि एक चीज बताइए, यदि सेलर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा तो सेलर रिस्क होगा क्या? फिर कंट्री रिस्क कैन बी मिटिगेट बाय फॉरवर्ड कवर। और लास्ट कह रहा है कि बायर रिस्क ऑल्सो राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट बाय द बायर, ठीक है। तो देखिए, बायर रिस्क होता है सेलर के कारण, समझ रहे हैं ना? बायर रिस्क किसके कारण होता है? सेलर के कारण होता है। तो यदि मान लीजिए कि बायर पेमेंट नहीं करेगा टाइम पे, तो बायर रिस्क होने की संभावना है, सेलर फेस करेगा बायर रिस्क को। ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। शिपिंग रिस्क जो होता है वो आपका होता है कि शिपिंग कंपनी का नेग्लिजेंस हो जाए, ये भी सही है। और सेलर रिस्क किस कारण से होता है कि यदि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय सेलर है तो बायर फेस करता है, ये भी सही है। लेकिन कंट्री रिस्क तो कर रहा है कि फॉरवर्ड कवर से मिटिगेट होगा, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट द कॉज ऑफ शिपिंग रिस्क। आपको शिपिंग रिस्क का कॉज पता होना चाहिए और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है शिपिंग रिस्क का। नेग्लिजेंस बाय द हैंडलिंग एजेंट, नेग्लिजेंस बाय द पोर्ट अथॉरिटी, नॉन परफॉर्मेंस बाय द लोकल ट्रांसपोर्टर एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों नॉट द कॉज पूछ रहा है, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव, यानी ये सभी के सभी कॉज हैं। यदि हैंडलिंग एजेंट का नेग्लिजेंट हो, पोर्ट अथॉरिटी का नेग्लिजेंट हो, या कोई लोकल ट्रांसपोर्टर का नॉन परफॉर्मेंस हो, तो इन तीनों के कारण हमारा रिस्क जो होता है वो होता है शिपिंग रिस्क। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू द सेलर रिस्क। अब आपको बताना है कि सेलर रिस्क में क्या होगा। तो सेलर रिस्क कौन फेस करता है? बायर फेस करता है। पहला, सेलर शिपिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड, ये भी है। सेलर मे शिप द गुड्स विद कंसिडरेबल डिले, फिर डिले बाय द सेलर लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। तो बताइए इस केस में किस केस में आपका सेलर रिस्क होगा? तो दोस्तों देखिए ये तीनों के तीनों केस में आपका सेलर रिस्क होगा। यदि मान लीजिए कि डिले सेलर फेस कर, मतलब सेलर जो है डिले गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तब भी होगा। मान लीजिए कि कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो गया वो तब भी होगा। और यदि मान लीजिए पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहा है तब भी होगा, यानी कि डी आंसर सही होगा इसका। तो 7 का आंसर है डी। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। इसको इस तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जामिनेशन में। क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ करेंसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। तो करेंसी में देखिए यूएस डॉलर है, सऊदी है और INR है, 3 करेंसी दिया हुआ है। और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द 6 मंथ USD फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 73.75। तो यदि स्पॉट डॉलर है 73.75 तो 6 मंथ USD फॉरवर्ड रेट कितना होगा? आइए दोस्तों इसको हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि देखिए $1 बराबर कितना है? तो $1 बराबर है 73.75 रुपीज़। तो आप उसे लिख दीजिए, हमने लिख दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $100 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7375 होगा। अच्छा अब जरा ये बताइए आपसे कितना मंथ फॉरवर्ड पूछा गया है? तो आपसे 6 मंथ फॉरवर्ड पूछा गया है। अब जरा 6 मंथ में आ जाइए, ये वाला कॉलम में आ जाइए। तो आपके पास एक तरफ US है एक तरफ INR है। तो US कितना है 6 मंथ फॉरवर्ड में इंटरेस्ट रेट? तो 2% है। तो क्या कीजिए ये $100 का 2% निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो आपको $1 मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा दोस्तों? तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 तो हमारे पास था ही था और जो इंटरेस्ट हमें मिला $1 उसको जोड़ देंगे। तो 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए? तो 100 प्लस आपका 1 हो जाएगा, आपका कितना 101 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 101 मिला आपको। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है कि 100 + 1 आपका कितना होता है? 101 होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों? अब जरा आ जाइए इस तरफ, यानी रुपीज़ पे आ जाइए। तो रुपीज़ का देखिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए यहाँ पे रुपीज़ में कितना है? 6% है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 6%, ठीक है। तो रुपीज़ का 7375 में 6% कितना मिलेगा? निकालिए ना, P × R × T / 100 से, तो मिलेगा 221.25। टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7596.25। अब क्या कीजिए कि इस 101 को, एक तरफ है आपका 101, एक तरफ कितना है 101 और एक तरफ कितना है आपका 7596.25, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से $1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 75.21, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 75.21 हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 12 मंथ USD फॉरवर्ड रेट कितना होगा यदि स्पॉट डॉलर दिया हुआ है 74। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 मंथ USD फॉरवर्ड रेट पूछा गया है, स्पॉट डॉलर दिया हुआ है 74। तो कैसे निकालेंगे इसे हम लोग? तो यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है, सेम काम आपको करना है। स्पॉट डॉलर दिया हुआ है ना 74, तो यानी कि $1 बराबर 74 रुपीज़, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कि $100 बराबर हो जाएगा 7375, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका जो आंसर आएगा आपको एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपसे बना या नहीं बना। तो नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है इसे, क्योंकि कंसेप्ट एक मैंने बना के दे दिया आपको, सेम कंसेप्ट पे आपको इसे सॉल्व करना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा 76.89। और तीसरा क्वेश्चन है, एज पर ECGC कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट मैच। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कैटेगरी मैच नहीं कर रहा है। तो A1 है इनसिग्निफिकेंट रिस्क, B1 है लोअर रिस्क, C1 है मॉडरेटली हाई रिस्क और D है वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका B1 जो कर रहा है लो रिस्क, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। A1 अपना इनसिग्निफिकेंट होता है, B1 आपका लो रिस्क होता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद C1 आपका क्या होता है? मॉडरेट हाई रिस्क होता है और D का होता है वेरी हाई रिस्क होता है। चलिए इसी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन इज डैश 4 क्लासिफिकेशन, तो ये 7-4 क्लासिफिकेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा D।
आगे देखते हैं कितने कंट्रीज हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में रखा गया है और कितनों को ग्रुप 2 में रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 और रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2। तो दोस्तों याद रखिएगा 15 को रखा गया रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 में और 5 को रखा गया रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट टू कंट्री प्लेस्ड बाय ईसीजीसी इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी। जिस केस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को जिसको ईसीजीसी ने अपने रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में रखा है, पहला द रिस्क विल बी कवर्ड बाय ईसीजीसी ओनली इफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर आर अप्रूव बाय देम। रिस्क तभी कवर होगा ईसीजीसी के द्वारा, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है एक्सपोर्टर के द्वारा वो अप्रूव होगा तभी। फिर दूसरा कह रहा है कि कॉर्पोरेशन विल नॉट कवर द एक्सपोर्ट, यानी कॉर्पोरेशन जो है एक्सपोर्ट को कवर नहीं करेगी। तीसरा कह रहा है कि रिस्क विल बी कवर्ड ऑन इंटीमेशन टू ईसीजीसी, ठीक है, रिस्क कवर होगा ईसीजीसी के इंटीमेशन करने पे। और चौथा कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या सही है। तो दोस्तों इस केस में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिस्क तभी कवर होगा ईसीजीसी के द्वारा जब स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सपोर्टर से मिला है। दोस्तों ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी प्रोवाइड कवर टू द एक्सपोर्टर फॉर। तो जो ईसीजीसी का स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अंदर एक्सपोर्टर को जो कवर मिलता है वो किस किस के लिए कवर मिलता है। पहला कह रहा है शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट, दूसरा कह रहा है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एक्सपोर्ट, तीसरा कह रहा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट और चौथा कह रहा है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ओनली। तो बताइए स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी प्रोवाइड कवर टू द एक्सपोर्टर फॉर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर है, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट। तो ईसीजीसी का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर को कवर प्रोवाइड करता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं जो ईसीजीसी के द्वारा कवर गारंटेड होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी में वो एक्सपोर्ट की वैल्यू का कितना परसेंटेज होता है, 66, 75, 85 और 90%। दोस्तों का करेक्ट आंसर है 90%। 90% कवर ईसीजीसी प्रोवाइड करती है अपने स्टैंडर्ड पॉलिसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस तरह के पीडीएफ चाहिए जो मैं आपको एमसीक्यूज के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिट वाइज, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज कवर्ड बाय ईसीजीसी अंडर स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कौन सा रिस्क ईसीजीसी कवर करती है। पहला कमर्शियल डिस्प्यूट रेज्ड बाय द बायर, दूसरा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क, तीसरा फेलियर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और चौथा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताइए स्टैंडर्ड पॉलिसी में कौन कौन सा रिस्क कवर होता है। तो ये देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट कवर नहीं होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क कवर नहीं होता है, ठीक है, फिर टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं कवर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि ऊपर के जितने भी है कोई भी कवर नहीं होता है हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होता, उसको कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सभी रिस्क हैं। आगे देखते हैं ईसीजीसी के द्वारा जो रिस्क प्रोवाइड किया जाता है इसके अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। पहला है शिपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क एंड शिपमेंट रिस्क। अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आप देखिए ये मैच कर रहा है आपका, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, उसके बाद ये भी सही है, ये गलत है। आप खुद बताइए ना कि कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल रिस्क है तो फिर यहाँ पे शिपमेंट रिस्क कहाँ से आ जाएगा, ये तो गलत है ना, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग है। आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी में आपका पॉलिटिकल रिस्क आएगा और कमर्शियल रिस्क आएगा, तो सी नंबर आंसर होगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री लीडिंग टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश रिस्क ऑफ द काउंटर पार्टी। तो देखिए हुआ क्या, किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जिस कारण से गवर्नमेंट फॉल कर गया, तो वो जो है काउंटर पार्टी का कैसा रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है, कंट्री रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है या फॉरेक्स रिस्क है। तो दोस्तों ये हमारा कैसा रिस्क है, ये हमारा है कंट्री रिस्क। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए किसी कंट्री में, इस कारण से सरकार गिर जाए, तो ये कौन सा रिस्क में आता है, ये आता है हमारा कंट्री रिस्क में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है ईसीजीसी का वो कितना परसेंट लॉस को प्रोटेक्ट करता है। 90% फॉर पॉलिटिकल रिस्क एंड 60% फॉर कमर्शियल रिस्क, 90% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, 60% फॉर पॉलिटिकल रिस्क एंड 90% फॉर कमर्शियल रिस्क, और डी करें 60% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 90% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। ठीक है, यानी कि चाहे पॉलिटिकल रिस्क हो चाहे कमर्शियल रिस्क हो, जो ईसीजीसी का स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो 90% ही कवर करता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश मंथ एंड इट्स कवरेज इज डैश परसेंट वेयर द लॉस इज ड्यू टू कमर्शियल रिस्क एंड डैश परसेंट इफ द लॉस इज ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क एंड वेटिंग पीरियड फॉर क्लेम इज डैश मंथ फ्रॉम द ड्यू एग्रीमेंट। देखिए 4-5 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का। तो दोस्तों स्मार्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में ध्यान रखिएगा इसमें जो पीरियड कवरेज होता है वो 12 महीना का होता है। कितने महीना का होता है, 12 महीना का होता है। ठीक है, और इसका कवरेज जो होता है दोस्तों वो होता है 95%। ठीक है, जब लॉस होता है कमर्शियल रिस्क का, और 100% होता है जब लॉस होता है पॉलिटिकल रिस्क का, और जो वेटिंग पीरियड है वो क्लेम का वो है 4 मंथ। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग 4 कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। इसी का जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है वो कितने महीना के लिए इशू होता है, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना या नन ऑफ द अबव। दोस्तों वो इशू होता है हमारा 12 महीना के लिए, ठीक है। इट इज इशूड फॉर 12 मंथ। स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ईसी कवर्स डैश एंड डैश डैश द पीरियड कवर अंडर कॉमर्शियल रिस्क इज डैश मंथ। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट को कवर करता है, और जो पीरियड है दोस्तों इस रिस्क के अंदर वो है 4 मंथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है ईसी का, वो किसे इशू किया जाता है। एनी एक्सपोर्टर इन एसएसआई कैटेगरी, एनी एक्सपोर्टर हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, एन एक्सपोर्टर विद एक्सपायर्ड टर्नओवर ऑफ एक्सपेक्टेड टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, एन एक्सपोर्टर विद एंटिसिपेटेड टर्नओवर इन द नेक्स्ट 12 मंथ नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। तो दोस्तों इस जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है ना ईसी का, वो इशू किया जाता है किसे, वो इशू किया जाता है कोई ऐसे एक्सपोर्टर को जिसका एंटिसिपेटेड टर्नओवर अगले 12 महीना में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसे हम लोग स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ईसी का इशू करते हैं। तो जिसका टर्नओवर अगले 12 महीना में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, उसको हम लोग क्या इशू करते हैं, इस स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इशू करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, रिस्क कवरेज इज 95% फॉर कमर्शियल रिस्क एंड 100% फॉर पॉलिटिकल रिस्क। द पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। द प्रीमियम पेबल इज लोअर देन अंडर द स्टैंडर्ड पॉलिसी, ऑल द अबव। तो दोस्तों इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें सभी का सभी स्टेटमेंट सही है। मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कमर्शियल रिस्क में 95% और पॉलिटिकल रिस्क में 100%। पॉलिसी इशू किया जाता है 12 महीना के लिए, प्रीमियम जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी से कम होता है, यानी सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखते हैं, स्पेसिफिक शिपमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसी कवर अगेंस्ट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट नॉट एक्सीडिंग। तो जो स्पेसिफिक शिपमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है दोस्तों, वो कितने दिनों के लिए होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा 180 दिन के लिए, 180 डेज, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, ईसीजीसी पॉलिसी डू नॉट कवर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, रिस्क ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द शिपिंग कंपनी, रिस्क ड्यू टू न्यू लाइसेंसिंग इम्पोज बाय द बायर कंट्री। तो इसी पॉलिसी क्या कवर नहीं करता है दोस्तों, तो इसी पॉलिसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कवर को कवर नहीं करता है, तो बाकी तीनों का तीनों कवर करता है। दोस्तों यदि आपके पास कम टाइम है और आप वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा समय आपका जा रहा है, तो आप इस पीडीएफ का हेल्प ले सकते हैं। तो यदि आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा हाउ टू परचेज दिस पीडीएफ। तो दिस पीडीएफ विल हेल्प यू, ऑल दिस एमसीक्यूज पीडीएफ विल हेल्प यू इफ यू हैव शॉर्ट टाइम अवेलेबल। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ईसीजीसी। तो इनमें से कौन सा ईसीजीसी का फंक्शन नहीं है। पहला, ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, makes available information on different countries with its on credit rating, makes it easy to obtain export finance from bank or financial institution, assist exporter in recovering bad debt, और ई कर none of the above। इनमें से कौन सा ईसीईसी का फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा है नहीं है। तो दोस्तों ईसीईसी का फंक्शन इसमें हमारा डी नहीं है, एसेट एक्सपोर्टर इन रिकवरिंग बैड डेट। बाकी ए बी सी आपका फंक्शन है, चाहे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफर करना हो, फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल देना हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, फिर मेक्स इट इजी टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम बैंक। तो ये तीनों का तीनों है, बस आपका डी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ईसीईसी। ईसीईसी कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है। पहला, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर, गारंटी टू बैंक टू इनेबल एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी। उसके बाद टू प्रोटेक्ट, देखिए कि जो ईसीईसी है ना वो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक्सपोर्टर को डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो ऑप्शन कर रहा है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्रेडिट, ये गलत है। बाकी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 to 3, ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, ईसीईसी पॉलिसी जो होता है वो कवर होता है इंश्योरेंस गाइडलाइन इशूड बाय IRDAI, ठीक है। IRDAI जो इंश्योरेंस गाइडलाइन इशू करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी के गाइडलाइंस को ईसीईसी को फॉलो करना होता है। जनरल पॉलिसी ऑफ ईसीईसी डू नॉट कवर, तो देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट को कवर नहीं करती है, ठीक है। या फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी को कवर करेगी रजिस्टर्ड बाहर कंट्री से, ये लेकिन जो कमर्शियल डिस्प्यूट है उसको कवर नहीं करती है। एज पर एक्सपोर्टर टर्न ओवर पॉलिसी, अ लार्ज एक्सपोर्टर हु कंट्रीब्यूट नॉट लेस देन डैश पर एनम टुवर्ड प्रीमियम। लार्ज एक्सपोर्टर कौन होता है जिसका कंट्रीब्यूशन पर एनम कितना से कम नहीं हो, तो दोस्तों वो है 10 लाख। तो लार्ज एक्सपोर्टर वो होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख से क्या हो, कम नहीं हो, ठीक है। ये हमारा एक्सपोर्ट टर्न ओवर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी किसके लिए है। तो मैंने वही बताया कि एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी हमारा लार्ज एक्सपोर्टर के लिए है, इसका पेमेंट 10 लाख पर एनम से कम नहीं हो टुवर्ड प्रीमियम। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन एलिजिबल है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी के लिए, तो मैंने बताया कि जिसका जो आपका लार्ज एक्सपोर्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख से कम नहीं हो, ठीक है। तो बी नंबर होगा इसका। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड कितना है, 6 मंथ, 1 ईयर, 15 मंथ, 18 मंथ।
तो वो है दोस्तों हमारा 1 ईयर। एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड ध्यान रखिएगा, वो है हमारा 1 ईयर। 1 ईयर इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। आगे देखते हैं, जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है वो अपडेट हो गया है और पब्लिश इसी पब्लिश करती है किस बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे। तो दोस्तों इसे क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है इसी के द्वारा, और इसको अपडेट करने के बाद कंट्री रिस्क के क्लासिफिकेशन को क्वार्टरली बेसिस पे। आगे देखते हैं, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी जो कि इसी के द्वारा कवर की जाती है, इसे शॉर्ट में हम लोग ECIB WTPC कहते हैं। तो कितना परसेंटेज ऑफ कवर मिलता है स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर अकाउंट को, तो इसमें दोस्तों मिलता है, जो कवरेज मिलता है वो है हमारा 90% ऑफ द लिमिट। तो जो लिमिट है उसका 90% कवरेज मिलता है ECIB WTPC के अंतर्गत, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा 90% ऑफ लिमिट मिलता है। आगे देखते हैं कि जो ECEC का जो गारंटी है, ठीक है, कवर अंडर द गारंटी ऑफ ECEC इज अवेलेबल टू, तो किसे ये कवर अवेलेबल है? द बैंक सेक्शन द डिफॉल्ट ऑफ द इंपोर्टर। देखिए इंपोर्टर से कोई मतलब है नहीं, यदि एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करेगा था तब इसी कवर देगी, तो बी नंबर सही है हमारा। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंपोर्टर, ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी नंबर सही है। ECEC का जो ओवरसीज लैंडिंग गारंटी है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? पहला, बैंक प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी लोन टू द कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई मतलब नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंट को, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट को लोन दे रही है, तो इसमें ECEC क्या करने आएगा? फिर बैंक प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी लोन टू द कॉन्ट्रैक्टर, हाँ ये सही है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अब्रोड बना रहे हैं उनको फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ओवरसीज लैंडिंग गारंटी ECEC प्रोवाइड करती है, तो हमारा बी नंबर सही है। फिर है कि ओवरसीज ब्रांचेस फाइनेंसिंग इंडियन एक्सपोर्टर, बिल्कुल गलत, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो बी नंबर होगा इसका। आगे देखते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिटेड जो हमारा ECEC लिमिटेड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों हमारा 30 जुलाई 1957 को, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क ऑफ ECEC कवर, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है वो किसको कवर करता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है ना वो कवर करता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अबव 2% एंड अप टू 25%, अप टू 35%, तो 2% से ऊपर और 35% से नीचे, तो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क ऑफ ECEC इस चीज़ को कवर करता है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अबव 2% एंड अप टू 35%, ठीक है। द गारंटी गिवन बाय ECEC टू कवर लॉस ऑन एडवांस फॉर इंसेंटिव रिसीवेबल बाय एक्सपोर्ट एट प्री शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। तो जो गारंटी ECEC देती है किस चीज़ के लिए? लॉस को कवर करने के लिए। द गारंटी गिवन बाय ECEC टू कवर लॉस ऑन एडवांसेस फॉर इंसेंटिव रिसीवेबल बाय एक्सपोर्टर एट प्री शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। तो जो लॉस हो रहा है एडवांस का इंसेंटिव रिसीवेबल के लिए एक्सपोर्टर के द्वारा प्री शिपमेंट स्टेज पे, उसे क्या कहते हैं? उस गारंटी को क्या कहते हैं? तो उस गारंटी को कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस केस में PCL का एडवांस कवर होता है होल्ड टर्नओवर पॉलिसी ऑफ ECEC, द डिसबर्सिंग ब्रांच शुड इन्फॉर्म ECEC द डिटेल ऑफ लिमिट सैंक्शन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद इन हाउ मच डे। तो जो डिसबर्सिंग ब्रांच है वो ECEC को इन्फॉर्म करेगा लिमिट सैंक्शन के द्वारा विद इन, तो वो ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन, ठीक है। फिर कस्टमर कवर इज रिसीवेबल अंडर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर इतना, ऑन ड्यू डेट द कस्टमर एप्रिसिएटेड द करेंसी एप्रिसिएटेड बाय 45%, तो कस्टमर का गेन कितना होगा? इस केस में जो कस्टमर का गेन होगा वो होगा 12%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू द कंट्री प्लेस्ड बाय ECEC इन रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी, तो ये हमने पहले भी देखा है दोस्तों, इसका आंसर ए नंबर, इसका आंसर डी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल गारंटी के अंतर्गत बैंक को रिक्वायर करना होता है ECEC के साथ फाइल करना नोटिस ऑफ डिफ़ॉल्ट, कितने महीनों में? कितने महीने में? देखिए तो दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वो होता है 4 महीने में, नोटिस ऑफ डिफ़ॉल्ट 4 महीने में ड्यू डेट से, या 1 महीने में डेट ऑफ रिकॉल से, और क्लेम को फिल करना होता है 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग डिफ़ॉल्ट नोटिस, तो बी नंबर सही होगा, ठीक है। कोई लोन है किसी एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चर के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या परचेजिंग के लिए या पैकिंग ऑफ गुड के लिए अगेंस्ट फर्म ऑर्डर और LC क्वालिफाई फॉर डैश इंश्योरेंस, तो ऐसे लोन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्वालिफाई होता है, जो कि मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग या परचेजिंग के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, कोई भी एडवांस मिलता है एक्सपोर्ट बिल का अगेंस्ट परचेज नेगोशिएशन डिस्काउंट, तो अभी हमने देखा वो हमारा किसके अंडर कवर होता है? तो वो कवर होता है दोस्तों हमारा पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में, ये हमने पहले भी देखा था। परचेज नेगोशिएशन या डिस्काउंट के अंदर कोई एक्सपोर्ट बिल का एडवांस कवर होता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में। नेक्स्ट है, तो मैच्योरिटी फैक्टरिंग फैसिलिटी है ECEC का, वो एक्सपोर्टर को किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? रिस्क नॉर्मली कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, फेलियर ऑफ द बायर टू पे, फेलियर ऑफ द बायर टू ऑब्टेन अथॉरिटी एज पर द रेगुलेटरी ऑफ हिज कंट्री, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका फेलियर ऑफ बायर टू पे, ठीक है।
क्रेडिट गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इसका मतलब क्या है? बायर एंड सेलर शेयर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ देम। द बायर शेयर द डिफॉल्टेड अमाउंट विद द इंश्योरेंस कंपनी, द सेलर शेयर द रिस्क विद द फाइनेंसर शेयर द रिस्क विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्रेडिट गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, कि जो फाइनेंसर है, जिसने फाइनेंस किया है, वो रिस्क शेयर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो ईसीईसी है। तो डी नंबर सही है। फिर है अंडर मैच्योरिटी फैक्टरिंग ईसीईसी ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड सेल लेजर मेंटेनेंस, क्रेडिट प्रोटेक्शन, सेल लेजर मेंटेनेंस एंड कलेक्शन, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड सेल लेजर मेंटेनेंस। करेक्ट आंसर इसका क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड सेल लेजर मेंटेनेंस एंड कलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रांसफर गारंटी स्कीम ईसीईसी किसको कवर करता है? क्रेडिट कंफर्मेशन फॉर इंडियन बैंक, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन, बोथ द अबव, पेमेंट कंफर्मेशन अंडर एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ट्रांसफर गारंटी ऑफ स्कीम कवर करता है दोस्तों इन दोनों को, क्रेडिट कंफर्मेशन रिस्क फॉर इंडियन बैंक एंड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन। सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल रिस्क के अंदर क्या आता है? रिस्क ड्यू टू वार, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, रिस्क ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, नॉन ऑफ द अबव। तो कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। बायर यदि इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमारा कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है। वार का रिस्क, ये सब हमारा कमर्शियल रिस्क का पार्ट नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक को इंक्लूड करें, जो भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से मैंने एमसीक्यू को फ्रेम किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। लेसन को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और भी जगह शेयर करें, ताकि और भी लोग लाभान्वित हों हमारे इस वीडियो से। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।